नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, ईरान तथा इज़राइल एवं अमेरिका का युद्ध चल रहा है और ये होते हुए लगभग 5-6 दिन हो गए हैं। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हैं। बहुत सारे लोगों ने कंग्रेचुलेट किया है, तारीफ़ की है कि आपका जो प्रेडिक्शन था खमेनी के डेथ के बारे में और ईरान की स्थिति के बारे में, वो लगभग उसी तरीके से हो रहा है जो आपने 1 साल पहले बताया था। उस वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे हम आज का न्यूज़ सुन रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका फँस चुका है इस युद्ध में? तो आज हम लोग इसी प्रश्न की समीक्षा करेंगे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो संक्षिप्त हो, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स में नहीं जाऊँ, ताकि आप लोगों को कम में समझ में आ जाए कि वेयर इज़ दिस वॉर हेडेड। तो इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, इससे आपको यदि कुछ लाभ होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 28 फरवरी को न्यूज़ आया कि अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया और शायद 1 मार्च या 2 मार्च को ये न्यूज़ आया कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, अयतुल्ला खामेनी, उनका निधन हो गया है इस अटैक में। आप लोगों को याद होगा 2024, क्योंकि वो वीडियो अभी बहुत वायरल हो रहा है। 2024 अक्टूबर का बनाया हुआ मेरा वीडियो अभी फिर से काफ़ी लोग देख रहे हैं। उस समय में आज से लगभग 16-17 महीना पहले मैंने जो प्रेडिक्शन किया था ईरान की कुंडली को देखकर, खामेनेई का एग्जैक्ट कुंडली नहीं था, टाइम नहीं था, बाकी कहा जाता है कि उसी दिन का उनका जन्म है, वो कुंडली और वहाँ के राष्ट्रपति पेजेस्कियन के ओथ टेकिंग चार्ट की कुंडली को देखकर मैंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे। मैंने कहा था खामेनी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मैंने उसमें खोमेनी कहा था, तो बहुत लोगों ने करेक्ट भी किया था कि खोमेनी तो वो थे जो पहले थे, अभी जो हैं वो खामेनी हैं। मैंने ये भी कहा था कि पेजेस्कियन अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था ईरान में रिवॉल्यूशंस होंगे और बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए थे। उसमें मैंने ये भी कहा था कि ईरान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। या तो ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है या उसके बहुत करीब है और वो विश्व को कभी भी चौंका सकता है। उसके बाद हमने देखा 2025 में यूएसए और इज़राइल ने मिलकर ये दावा किया कि हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ख़त्म कर दिया है। वो उस बात को सत्यापित करता था। रिवॉल्यूशंस हुए ईरान में लगभग 2 महीने पहले। वहाँ जब महंगाई बढ़ी तो लोग सड़कों पर उतरे और बहुत भयंकर आगजनी हुई ईरान में। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उसी समय में कह दिया कि सत्ता पलट हो जाएगा। मुझसे भी बहुत प्रश्न पूछा गया, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मुझे लग रहा था कि इतना जल्दी ये सरकार नहीं जाएगी। उस बात को 2 महीने निकल गए, अभी भी देखिए सरकार बनी हुई है, लेकिन खामेनेई जैसा मैंने कहा था मारे गए। 2025 मई में जब जुपिटर का ट्रांजिशन हुआ था, तब मैंने कहा था जब तक मिथुन राशि में गुरु हैं ईरान के लिए बहुत बुरा समय है। अभी भी देखिए गुरु मिथुन राशि में बने हुए हैं, ईरान की स्थिति आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 19 फरवरी को सूर्य ग्रहण के बाद जो मंडेन प्रेडिक्शंस मैंने किया था, उसमें मैंने कहा था विश्व का कोई ऐसा नेता अपने ईगो की वजह से, जिद की वजह से और अपने गलत डिसीजंस की वजह से लाइमलाइट में आएगा और खुद भी परेशान होगा और विश्व को भी परेशान करेगा। उस वीडियो के बनने के शायद 7 या 8 दिन के बाद ये युद्ध शुरू हो गया। उसमें और भी प्रेडिक्शंस मैंने किए हैं। कुछ फेमस शादियां होंगी, अभी शायद वो मंदाना कोई है एक्ट्रेस साउथ की, उनका विवाह हुआ है, और भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं। इन वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपका प्रेडिक्शन तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज का समाचार हम लोग देख रहे हैं और ये बातें आपने 1 साल से पहले बताई, लेकिन अब क्या होगा?
कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है। 3 मार्च का मैंने एक प्रश्न कुंडली डाला है। वो प्रश्न कुंडली मैं आप लोगों के स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस प्रश्न कुंडली में देखिएगा तो पूर्वा फाल्गुनी राइजिंग है, केतु भी पूर्वा फाल्गुनी में है, चंद्रमा भी पूर्वा फाल्गुनी में है और नक्षत्र राइजिंग भी पूर्वा फाल्गुनी है। 7th हाउस में देखिएगा तो राहु, मर्क्यूरी, मार्स और सूर्य हैं। 8th हाउस में उच्च के शुक्र और शनि हैं। शुक्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड हैं। 11th हाउस में वक्री जुपिटर हैं। इस तरीके का ये कुंडली बन रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले पूर्वा फाल्गुनी की बात करनी चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट चीज पूर्वा फाल्गुनी में आ रहा है, लग्न राइजिंग, चंद्रमा का नक्षत्र, केतु का नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी वैसे तो है शुक्र का नक्षत्र और आराम को दिखाता है। मग्घा में सिंहासन प्राप्त करने के बाद, पूरे जद्दोजहद पॉलिटिक्स के बाद व्यक्ति थोड़ा आराम करना चाहता है। मग्घा के तुरंत बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी में देखिएगा तो एक बहुत सेल्फ सेंटर्डनेस वाला क्वालिटी रहता है। वो अपने विषय में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। मैं और सिर्फ मैं। जोवियल होता है, सोशल होता है, लेकिन बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है। पूर्वा फाल्गुनी में एक दिखावापन, आडंबर पसंद नक्षत्र है ये नक्षत्र चाहता है कि दूसरे लोग मुझे नोटिस करें। इस नक्षत्र में एक विंडिक्टिवनेस भी होता है, बदला लेने की भावना होती है। ये ईर्ष्यालु हो सकता है, जलसी का क्वालिटी इसमें होता है और ये बहुत क्रूएल भी हो सकता है। ये पूर्वा फाल्गुनी जो है वो अपनी दुनिया में इतना मगन रहता है कि वो कुछ बाहर देख ही नहीं पाता और इसलिए सीख नहीं पाता। पूर्वा फाल्गुनी आप समझिए तो कुएं का मेढक के समान हो जाता है और एक दूसरे सेंस में पूर्वा फाल्गुनी किसी चीज में घुस तो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन उससे निकलना उसके लिए मुश्किल होती है। अमेरिका के विषय में क्वेश्चन है, इसलिए लग्न से देखेंगे। लग्न में केतु हैं और 12th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा है। ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन युद्ध की कुंडली में यदि लग्न में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो लड़ाकूपन और जुझारूपन बढ़ा देता है। तो ये अमेरिका के लिए यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रतिद्वंदी है उसको 7th हाउस से देखते हैं, तो यही नियम 7th हाउस पर भी लागू होता है। 7th हाउस में यदि मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो वो प्रतिद्वंदी के लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। आप देखिएगा तो 7th हाउस में 1st हाउस के बनिस्पत ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। राहु हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं, ये सब क्रूर ग्रह हैं। तो ईरान भी लड़ने वाला है, हारने वाला या भागने वाला नहीं है। लेकिन प्रश्न कुंडली का एक और नियम कहता है कि यदि 3 मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाएं, लगन में बैठ जाएं तो अटैक करने वाले के लिए बुरा होता है, 7th में बैठ जाएं तो डिफेंडर के लिए बुरा होता है। तो ईरान के लिए बुरा यह है कि 7th हाउस में 3 मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, लेकिन इससे उसके लड़ने की क्षमता कम नहीं होती। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुक्र जो कि 10th हाउस का लॉर्ड है वो बैठा हुआ है 8th हाउस में, है उच्च का लेकिन 8th हाउस में। प्रश्न कुंडली में खास करके जब युद्ध की कुंडली हो तो 8th हाउस यदि खाली रहे तो बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं तो 8th हाउस में यदि बेनिफिक प्लैनेट्स भी हैं तो भी बुरा ही है। और यहां तो आप देखिएगा तो शनि जैसे मेलेफिक प्लैनेट 8th में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि 10th पर है और 10th के लॉर्ड खुद बैठे हुए हैं 8th में। 8th लॉर्ड जुपिटर वक्री हैं। नेता का डेथ यहां से दिखता है। यह मैं प्रश्न कुंडली के नियमों के अनुसार बता रहा हूं। एक नेता का डेथ तो हो गया खामेनी, इसके अलावे भी वॉर से संबंधित और भी बहुत सारे लीडर्स का डेथ होगा या हुआ होगा। मैं आजकल बहुत ज़्यादा समाचार नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि कुछ कार्यों में व्यस्त रहता हूं, लेकिन मुझे लगता है, शायद मैंने सुना है कि ईरान के बहुत सारे और दूसरे नेता या कमांडर्स को भी बमबारी में मार दिया गया है।
अब 10th हाउस के लॉर्ड 8th में है और 10th हाउस पे शनि की दृष्टि है, तो ये बाकी जो 2 लीडर हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों के लिए भी ये प्रश्न कुंडली अच्छा नहीं है। तो पूर्वा फाल्गुनी घुस जाता है, निकलना नहीं आता, ये मैंने बताया। दूसरा, नेताओं के लिए बुरा समय, नेताओं का डेथ, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए भी सावधानी का समय है। ऐसा नहीं होगा कि युद्ध में मारे जाएंगे, लेकिन हो सकता है पॉलिटिकल डेथ हो जाए इन लोगों का। हो सकता है वहाँ भी डेमोक्रेसी है तो विपक्ष है वहाँ पर, वहाँ भी कुछ सिस्टम्स होंगे, तो इन दोनों नेताओं पर प्रेशर बहुत बढ़ेगा। ईरान अटैक करेगा और इन लोगों को परेशानी होगी। इस कुंडली से ये लग रहा है कि ये लोग घुस तो गए हैं बहुत आराम से युद्ध करने के लिए, लेकिन निकलना मुश्किल होगा। केतु लग्न में है, अमेरिका को कुछ कन्नी काटना पड़ेगा और किसी तरीके से इस युद्ध से निकलने का प्रयास करेगा। ये लोग हार जाएंगे ये कहना तो मुश्किल है, ऐसा संभव नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, इन लोगों को एक फेस सेविंग ग्रेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये ढूंढना पड़ेगा। पिछले बार जून में भी जब हुआ था, इन लोगों ने जाकर अटैक किया था ईरान पर, तो कुछ ऐसे ही हुआ था ना, लगा कि बहुत लंबा चलेगा और सडनली एक दिन डोनाल्ड ट्रंप आए, बोले हमने जी बॉम्ब वॉम्ब गिरा दिया है, सारे हथियार हमने नष्ट कर दिए, कोई न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ नहीं है, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट, और इस तरीके से युद्ध बंद हुआ। कुछ उस तरीके की चीज़ें इस बार भी करना होगा और नहीं तो इससे निकलना मुश्किल है। क्या ये लोग ईरान पर कब्जा कर लेंगे? यदि लग्न में फिक्स्ड साइन राइजिंग हो और वहां मेलिफिक्स हो, तो फिर अटैकर्स को अंदर नहीं घुसना चाहिए, और यदि वो दुश्मन देश के अंदर घुसते हैं तो उनके लिए फिर दिक्कत होती है। बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड होगा और ये लोग कब्जा कर लेंगे ईरान को, ये लोग यदि प्रयास भी करेंगे तो मुश्किल होगी इन लोगों को। ऐसा नहीं करना चाहिए और इस प्रश्न कुंडली से भी दिखता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। इज़राइल बड़ी परेशानी में फंस सकता है, इस प्रश्न कुंडली से ऐसा लगता है। प्रश्न अमेरिका के बारे में है। अमेरिका का मित्र किससे देखेंगे? 11th हाउस से देखेंगे। 11th हाउस में जुपिटर वक्री हैं। कौन है जुपिटर? 8th हाउस के लॉर्ड है। और जुपिटर के डिस्पोजिटर मर्क्यूरी भी वक्री हैं और वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं, ईरान वाले हाउस में। इज़राइल के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है यदि ये युद्ध लंबा चल गया तो। और वैसे भी जितना भी दिन ये युद्ध चलेगा, इज़राइल के लिए ये बहुत डेंजरस समय है। इज़राइल को बहुत क्षति पहुंच सकता है और इज़राइल के साथ धोखा होगा ऐसा मुझे लगता है। इस प्रश्न कुंडली में इसका जब जमाकुल चार्ट भी देखिएगा, जमाकुल चार्ट में भी जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इज़राइल को धोखा होगा। कौन देगा धोखा? ऑब्वियसली हो सकता है अमेरिका इज़राइल जो करना चाहता हो ना करे या बीच में छोड़ दे, या इज़राइल कुछ और लोगों से मदद की यदि आस लगाकर बैठा है वो नहीं आए सामने उसके मदद में, या इज़राइल को हथियारों की कमी पड़ जाए, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, ये मैं प्रश्न कुंडली देखकर बोल रहा हूँ। तो इज़राइल को बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। कुछ लोगों ने पूछा कितने दिन ये युद्ध चलेगा? देखिए 8 दिन में इसको समाप्त होना चाहिए। 8 दिन, प्रश्न जिस दिन पूछा गया, 3 तारीख से लेकर 8 दिन, 11 तारीख, 11 मार्च। दूसरा आता है 11 दिन और तीसरा आता है 33 डेज। मुझे तो लगता है कि 8 दिन आते आते अमेरिका और इज़राइल को सद्बुद्धि आएगा और आना चाहिए। आप लोगों को याद होगा मैंने सूर्य ग्रहण के जो मंडेन प्रेडिक्शंस है उसमें भी मैंने कहा था कि नेता कुछ ऐसी गलती करेंगे कि खुद भी परेशानी में पड़ेंगे और दूसरों को भी डालेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के लिए एक बड़ा ब्लंडर हो सकता है ये युद्ध।
तो इसको वो लोग चाहेंगे कि समेट लें किसी तरीके से। ये लोग यदि ऐसा समझ रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनी मर गए हैं, इसलिए ईरान अब तितर-बितर हो जाएगा, ये मुश्किल लगता है। हाँ, ईरान में अफ़रा-तफ़री ज़रूर फैलेगा। ईरान की स्थिति इसके बाद बहुत ख़राब होगी। क्या वो लिबिया जैसा हो जाएगा या इराक जैसा होगा? नॉट एग्ज़ैक्टली, लेकिन ईरान में बहुत परेशानियाँ होंगी, क्योंकि नियम कहता है, मैंने पहले भी कहा, कि यदि 3 मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाएँ, तो फिर डिफेंडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और हार भी हो सकता है। तो लिटरल सेंस में शायद ना हारे ईरान, लेकिन हाँ, इंटरनली वो इस तरीके का हो जाएगा लुंज-पुंज कि बहुत मुश्किल होगी फिर से उसको उठने में और पुराने ग्लोरी को प्राप्त करने में। लेकिन हाँ, इस युद्ध में ईरान कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा कि अपने अपोनेंट्स को बहुत दिक्कत होगी। राहु जब सतभिषा में आ रहे थे तो मैंने कहा था पूरा मुस्लिम वर्ल्ड टर्मॉइल में आएगा। आप देखिए, राहु अभी सतभिषा में है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ही कहिए ना। मिडल ईस्ट मतलब क्या है? इस्लाम का गढ़ तो वही है। सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, दुबई हो, है ना, लेबनान हो, ईरान हो, सब तो परेशानी में ही है। बचा कौन है? इराक की हालत पहले से ही खराब है। मैंने उसमें ये भी कहा था कि कॉकेसस रीजन बहुत एक्टिवेटेड दिख रहा है मुझे। मैंने तुर्की का नाम लिया था, जॉर्जिया का नाम लिया था, अज़रबैजान का नाम लिया था, ईरान का भी नाम लिया था मैंने उस वीडियो में, साइप्रस। तो ये वाला एरिया में भी कुछ परेशानियां हो सकती। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।